हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यूजीसी नेट के ऊपर है। यूजीसी नेट आप लोगों को पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है जून सेशन का। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैं बता दूँ कुछ चेंजेस हुए हैं पीएचडी एडमिशन को लेके। कुछ 3 कैटेगरी आई है, जो पहले 2 कैटेगरी होती थी आपको पता है, जेआरएफ और नेट, लेकिन तीसरी कैटेगरी में यहाँ पे एक और ऐड किया गया है कि आप डायरेक्टली सिर्फ पीएचडी भी कर सकते हो। मैं आगे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ पूरी डिटेल में आगे। और यहाँ पे एक और चीज़ अपडेट वो ये हुई है कि यहाँ पे आप लोग अंडर ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने 4 ईयर कर रखी है यूजी, यानी 4 ईयर का अपना कोर्स कर रखा है अंडर ग्रेजुएट का, यानी 4 ईयर आपने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है, तो आप डायरेक्टली पीएचडी होल्ड कर सकते हो। या फिर अगर आपने पीजी कर रखी है तो पीजी के बेस पे तो सबको पता था कि पहले पीजी के बेस पर ही अप्लाई होता था, ठीक है, वो सबको पता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई होता था। लेकिन अब यहाँ पे यूजीसी मतलब यूजी के बेस पर भी आप लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी है जो आपको आगे समझना भी है, मैं आगे डिटेल में बता देता हूँ। ये यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो यहाँ पे 2024 का, तो ये तो डेट वगैरह यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे फीस कितनी है, 1100 है, 1150, 600 और 325। यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, 325 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 600 रुपये, और 1150 रुपये यहाँ पे बेसिकली जनरल कैटेगरी से है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो। यूजीसी नेट यहाँ पे जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 20 अप्रैल से लेके यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुके हैं, और यहाँ पे 10 मई से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यूजीसी नेट के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। करेक्शन विंडो बाकी यहाँ सब दे रखी है, आपका एग्जाम वगैरह टाइमिंग है, डेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है कि कितने घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, 2 तरीके के पेपर पैटर्न होते हैं। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखो, वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली कैटेगरी, ये आपकी 3 कैटेगरी है। यहाँ पे तीनों कैटेगरी का मतलब क्या है, आप जब अप्लाई करते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं पीएचडी भी होल्ड करूं और जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर दूं, नेट के लिए भी, तो आप लोग यस 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 तीनों में कर दोगे। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है। आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, पीएचडी के लिए भी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हो कि मैं पीएचडी करूं तो सिर्फ आपको बेसिकली वहाँ पे पीएचडी के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली ये है, लेकिन मैं अभी आगे नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ वो ये है, तो पेपर पैटर्न में अभी बेसिकली यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। 100 नंबर का 50-50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वही पेपर पैटर्न रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, कोई ब्रेक नहीं रहेगा, ये ध्यान देना, एक ही साथ पेपर होगा। और यहाँ पे जो दूसरा पेपर होता है पेपर 2, बेसिकली वहाँ पे आपका डोमेन होता है। जैसे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस आपका यहाँ पे पेपर 2 रहेगा। आप हिस्ट्री चूज करते हो, ज्योग्राफी चूज करते हो, इको चूज करते हो, तो यहाँ पे आपका पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में बेसिकली यहाँ पे सभी का सेम रहता है, वो ये है आपका जो क्वेश्चंस है वो आपके रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं, थिंकिंग है, जनरल अवेयरनेस से और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है पेपर 1 के क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 आपका बेसिकली डोमेन नॉलेज क्वेश्चन होते हैं। बाकी यहाँ पे इस बार थोड़ा चेंजेस ये भी देखने को मिला है हमें कि इस बार जो आपका पेपर है वो OMR शीट पर होगा। OMR का मतलब यहाँ पे ये है, आप लोगों को पता होगा, पेन पेपर मोड पर पेपर होगा, ठीक है। लिखना नहीं है वहाँ पे, लिखना नहीं है वहाँ पे। एक क्वेश्चन के आगे जैसे आपको ABCD चारों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको इस तरीके गोला फिल कर देना है, ठीक है, सर्कल फिल कर देना है, तो ये आपको OMR होता है, ठीक है। लिखना नहीं है, पेन पेपर मोड हम कहते हैं OMR को ही, पेन पेपर मोड है, ठीक है। तो OMR पे पेपर होगा। CBT मोड हटा दिया क्योंकि CBT मोड पे काफ़ी चीज़ें ये हो रही थी, इसी शट डाउन हो जाता था अपने आप ही, और उसके लिए पर्याप्त हमें CBT मोड के लिए कंप्यूटर भी चाहिए हर सेंटर पे, ठीक है। और कई कई ऐसा देखा गया कि सेंटर पे जो है कंप्यूटर, वर्किंग कंप्यूटर नहीं है, ये सबसे मेन इशू था कि कंप्यूटर ही नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो अब यहाँ पे बेसिकली वो सारी चीज़ें। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, मीडियम जो है क्वेश्चन पेपर का हिंदी इंग्लिश रहता है, बाकी लैंग्वेज वालों को तो लैंग्वेज में ही रहेगा। मार्किंग स्कीम सभी को पता होगा, 2 नंबर का पेपर रहेगा, और मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो बेसिकली यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो बेसिकली आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आ सकते हो और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, आप लोग अगर मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स में लास्ट ईयर में हो यानी MA में, तो मास्टर डिग्री आपने ऑप्ट कर रखी है, तो बेसिकली
आप लोग यहाँ पे पीएचडी के लिए या जेआरएफ के लिए मतलब क्या नाम है, आप बेसिकली यूजीसी नेट के लिए अपियर हो सकते हो। 55% आपकी क्लास मतलब मास्टर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 55% मिनिमम क्राइटेरिया है ये, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो आप मास्टर करोगे तो आप लोग मास्टर वाले स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के होने चाहिए, ठीक है। यानी आप लोग सेकेंड ईयर में होने चाहिए। अगर आप एमए करो, एमएससी करो, एमकॉम करो तो आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर फाइनल ईयर होता है आपका। आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु आर परसुइंग, यहाँ पे लिखा भी है देखो बी में, वो आर सुइंग मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड ऑफ देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री, यहाँ पे क्लियर मेंशन है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड वोज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हो, जो पहले भी होता था सबको पता है, लेकिन बस आपका ये ध्यान रखना लास्ट ईयर वाले अप्लाई करेंगे जो मास्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जो बेसिकली थर्ड जेंडर का यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया, यहाँ पे मैं नीचे आया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था एच पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली आप एच पॉइंट में अगर देखो, जो कैंडिडेट यूजी में है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स लास्ट ईयर, यानी आपका 4 साल का कोर्स है, तो आप बेसिकली यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके ये ध्यान रखना है 75% होनी चाहिए आपके यूजीसी रिजल्ट के अंदर, ये ध्यान रखना 75%, तभी आप लोग एलिजिबल हो यूजीसी नेट के लिए। और अगर आप लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट करो तो बेसिकली आप लोग बीए वाले, बीकॉम वाले, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते यूजीसी नेट के लिए। बस क्राइटेरिया ये है कि आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स है वो मिनिमम 75% होना चाहिए, और 70% यहाँ पे कैटेगरी की छूट है, यानी जो है 5% की छूट दे रखी है, वो ये कैटेगरी है 5% में एससी, एसटी और ओबीसी, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन है, ये ध्यान रखना। 70% आपको होना चाहिए यूजी के अंदर, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन में। लेकिन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 4 ईयर का आपने ऑप्ट कर रखा है कोर्स बैचलर, तो वहां पे आपका 75% मिनिमम होना चाहिए, जब भी आप लोग एलिजिबल यहाँ पे रहोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी अगर हम नीचे आते हैं, The candidate qualifying in the NET based on a 4-year undergraduate degree will be eligible for the award। यहाँ पे बेसिकली आप JRF के लिए और PhD आप होल्ड कर सकते हो, बट यहाँ पे ये ध्यान रखो, आप JRF करोगे अगर आपका क्वालिफाई होता है, अदरवाइज आप PhD में एडमिशन ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक कंडीशन है वो ये है, जो लास्ट पॉइंट में अगर आप देख रहे हो, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बेसिकली अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर लोगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पता है जो कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, तो आप लोग उसके यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। लेकिन आप लोग अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो JRF आप लोग कर सकते हो, PhD में जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें, लेकिन बस ये ध्यान रखना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, जो यहाँ पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स वाले उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग यहाँ पे जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट वाले, यहाँ पे बेसिकली आप लोग एलिजिबल हो अपने JRF के लिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट हु आर परसुइंग, यहाँ पे अगर आपने 4 साल का कोर्स कर रखा है तो बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शेल कंसिडर एलिजिबल अबाउट JRF एडमिशन टू PhD, ठीक है, ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्रूटमेंट कंटेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यहाँ पे क्या नाम है, विद इन 1 ईयर। तो बेसिकली आप लोग ये ध्यान रखना, जब आप अप्लाई करोगे तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है, रिजल्ट से 1 साल के अंदर बेसिकली आप लोगों को PhD में एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो PhD में एडमिशन लेना तो आपका जो स्कोर है वो बेसिकली यहाँ पे 1 साल तक वैलिड रहेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 4 ईयर वाले, और बेसिकली अभी यहाँ पे 4 साल का ग्रेजुएशन अभी किसी का हुआ नहीं है, ये भी सबको पता है। जो 4 साल ग्रेजुएशन है वो नेक्स्ट ईयर से बच्चे आएंगे 2025 के सेशन से, ठीक है। 2024 के सेशन से अभी कोई नहीं है, 2025 के सेशन से ही 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले हैं, ये है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे बताई दी आपको। कैंडिडेट विच वांट इरेस्पेक्टिव दे हैव डिसिप्लिन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बेसिकली आप लोग पढ़ ही लेना।
और एग्जामेशन एज लिमिट में बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पे जेआरएफ की जो मिनिमम मोर देन आप 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे टाइम यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 1 जून 2024 से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो 30 साल यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, आप लोग 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, और 30 साल से ऊपर हो तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इज नो अपर एज लिमिट, यहाँ पे बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और ना ही आपको यहाँ पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट है, ठीक है। तो दोनों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए यहाँ पे जो पहले भी होता था कि 30 साल है, जो इस साल भी यहाँ पे 30 साल मेंशन है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है। नीचे आता हो तो बेसिकली नीचे कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली उन बच्चों के लिए था जो ग्रेजुएशन 4 साल की कर रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग पीएचडी होल्ड कर सकते हो, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप लोग पीएचडी कर सकते हो लेकिन जेआरएफ भी कर सकते हो। तो जेआरएफ क्वालिफाई आपका हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप पीएचडी में एडमिशन ले लोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने यूजीसी क्या नाम है बेसिकली आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बाकी जो एमए वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी जो एक तरीके से एमए एमकॉम एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, अगर वो उन पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज मुझे कर सकते हो।